आज की इस वीडियो में हम सीआरपीएफ कांस्टेबल और आर्मी अग्निवीर दोनों के लिए मिनी मॉक टेस्ट वन देखने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये 50 के 50 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का लेवल जो है वो आपका आर्मी अग्निवीर में पूछा जाएगा, और सीआरपीएफ कांस्टेबल में भी इसी तरह का लेवल जो है वो पूछा जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आरपी आपके आर्मी अग्निवीर और सीआरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कि कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ये आयोजित करवाई जाती है? कौन सी दौड़? कंबाला दौड़। तो इसे दौड़ की बात हो रही है। तो ये कंबाला दौड़ जो है कौन से राज्य में करवाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटका राज्य में ये दौड़ करवाई जाती है। कौन सी? कंबाला दौड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि प्राइम मेरिडियन डैश डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो कितने डिग्री पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। तो साथ ही साथ कमेंट भी करते रहेंगे। और आपको बताना है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कितने डिग्री पर स्थित है। तो 90 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है, या फिर 0 डिग्री पर। तो प्राइम मेरिडियन आपका कितने डिग्री पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। यह 0 डिग्री पर स्थित है। कौन सी? प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जादूगुड़ा। जादूगोड़ा या फिर जादूगुड़ा जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो है यूरेनियम खदान है। और जादूगुड़ा है कहाँ पर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो जादूगुड़ा है कहाँ पर? जादूगुड़ा है आपका स्टेट कहाँ पर? झारखंड में है। ये झारखंड में है। कौन सी? जादूगोड़ा जो यूरेनियम खदान है ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट फर्स्ट यूरेनियम, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है और पहली यूरेनियम खदान है ये भारत की, कौन सी? जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये आपका झारखंड में है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है। तो खासी और गारो जो जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ रहती है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। तो खासी और गारो जो जनजाति है ये दोनों जनजाति कहाँ पर रहती है मुख्य रूप से? ऑप्शन नंबर 4, ये रहती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो खासी और गारो जो जनजाति है वो कहाँ पर रहती है? मुख्य रूप से मेघालय में रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, सूरत, कलकत्ता या फिर बॉम्बे। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो आयोजित किया गया था कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, बॉम्बे में इसे आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो बॉम्बे में किया गया था। और ये अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए तो डेट कब थी? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे में किया गया था। कब? 1885 में। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है ये? मसूरी में है, दिल्ली में है, ऊटी में है या फिर शिमला में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? मसूरी में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है? मसूरी में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? इनमें से कोई नहीं, 2 साल, 5 साल या 6 साल। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर 4, 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। और इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को डैश कहते हैं, कहा जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? वो है आपके पास सरहंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या ऊपरी बारी दोआब नहर। तो भारत की सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल या फिर सिंचाई नहर कौन सी है? तो सिंचाई नहर कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर अगर आपसे पूछेगा तो वो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, जो कि आसान है क्वेश्चन, सबको पता है। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, नूरजहां या बेगम हजरत महल। तो सबको पता है कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किसकी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। कौन सी? रजिया सुल्तान। और दोस्तों ये आपका आर्मी अग्निवीर जीडी का जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपके सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, सभी के सभी क्वेश्चंस खुद भी आपको अटेम्प्ट खुद से भी करने हैं। आगे बात करते हैं कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। कौन सा मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कोयम्बतूर में है या फिर बेंगलोर में है? तो मीनाबक्कम जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, ये चेन्नई में है। तो मीनाबक्कम हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में है ये स्थित। अगले क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज? तो धौलाधर जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? लेपचा है, गद्दी है, थारू है, अबोरो है, कौन सी है? तो धौलाधर श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति है वो कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर बी, गद्दी। तो इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धौलाधर जनजाति की श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? गद्दी है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो गादी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब जो है ये कहाँ पर रहती है? ये हिमाचल प्रदेश में रहती है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ की ट्राइब है? ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की ये ट्राइब है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? अवंती, गंधार, कौशल या फिर मगध? तो कौन से राज्य जो है बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कौशल, कोशला जिसे आप बोलते हैं। तो कोशला जो है वो बुद्ध के जो हैं वो जीवन से जुड़े हैं। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है उसे क्या कहते हैं? वह हवा, ऐसी हवा का नाम बताओ जिसके अंदर क्या होता है? पूरी तरीके से नमी होती है। सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि जिसे आप कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं, या फिर आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि पूर्ण आर्द्रता बोला जाता है, या संपृक्ति आर्द्रता यानी कि सैचुरेटेड हवा बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, उसे संतृप्त हवा बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होती है? नमी होती है। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है, कह रहा है कि कर्नाटका के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय है? तो कर्नाटका का जो मणिपाल है उसके अंदर किस बैंक का मुख्यालय है? केनरा का, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक या विजय बैंक? तो कर्नाटका के मणिपाल में, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कर्नाटका के मणिपाल में कौन सा बैंक है? ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर, सॉरी थर्ड नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक। तो कर्नाटका के मणिपाल में कौन सा बैंक है? सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी? तो who was admired as a temptitious Hindu in 1893 in the World Parliament religion in Chicago? तो 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई है? तो तूफानी हिंदू के रूप में स्वामी विवेकानंद की जो थी वो प्रशंसा की गई थी। ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि तैरा कि तांबे का गलनांक डैश होता है। तो आपको बताना है कि तांबे का गलनांक कितना होता है? 1085 होता है, 100 होता है, 1036 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गलनांक यानी कि तांबे का गलनांक कितना होता है? तो तांबे का गलनांक होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1085 डिग्री सेल्सियस होता है तांबे का गलनांक। तो तांबे का गलनांक होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश कम हो जाता है। तो पीएच लेवल पर आपने क्वेश्चंस कर रखे होंगे। तो दांतों की सड़न कब शुरू होती है? जब दांतों का जब जब मुंह का जो पीएच है डैश कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 7, 5.5, 8 या 10? तो दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच कितना कम हो जाता है? जब मुंह का पीएच 5.5 जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो अगर मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाए तो दांतों की सड़न जो है वो शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को जोड़ेंगे तो इसी तरह की और प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो कि आपके सीआरपीएफ कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम होना है, टेक्नीशियन और ट्रेडमैन का, और साथ ही साथ आर्मी अग्निवीर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है ना, ताकि हम आपके लिए और इस तरह के पेपर आगे लाते रहें, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए और इस तरह से पेपर लाते रहें। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि इश्कू शकरा यानी कि केन शुगर का आंवलिक सूत्र क्या है? इसे ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि इश्कू शकरा का या शुगर का आंवलिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, C2H12O11। C12H12O11 जो है वो इश्कू शक्कर यानी कि केन शुगर का जो है वो आंवलिक सूत्र है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने के कारण होते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर जो होता है नाक से खून बहने लगता है, इसका कारण क्या है? कम वायुमंडलीय दबाव है,
अत्यधिक सर्दी है, उच्च वायुमंडलीय दबाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आता है, क्यों? क्योंकि कम वायुमंडलीय दबाव होता है वहां पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? इनमें से कौन सा एक प्राथमिक ईंधन है? चारकोल है, कोल है, नन ऑफ दीज, या फिर पेट्रोलियम। तो इनमें से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला एक क्या है? एक प्राथमिक ईंधन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है? तो रक्त परिसंचरण में यानी कि रक्त के बहने में कौन मदद करता है? इनमें से कोई नहीं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइंस की उसमें आपने पढ़ा है। तो रक्त परिसंचरण की मदद कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण अधिकतम डैश में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर कौन सी किरणों में होता है? नीली रोशनी में होता है, सफेद में होता है, लाल में होता है या हरी में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर किस में होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल रोशनी में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पक्का पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण अधिकतम किस में होता है? लाल रोशनी में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि सांसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई क्या है? जो सांसारिक दूरी होती है उसको मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसे आप बोलते हैं। तो संसारिक दूरी यानी कि अगर आपको एक ग्रह से लेकर दूसरे ग्रह के बीच की दूरी मापनी है या धरती से चांद की दूरी मापनी है, तो आप प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का यूज करोगे। संसारिक दूरियों को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन होता है। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ। वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन होता है? पौधों का, मानव का, पंछी का या फिर पशु का? तो सही आंसर आपको पता है, वनस्पति विज्ञान यानी कि पौधों से रिलेटेड है। तो पौधों के जीवन को, विज्ञान को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी कि पौधे के जीवन की जो स्टडी अध्ययन होता है उसे वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? सबसे पहला कैलकुलेटर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? कैलकुलेटर था, ट्यूरिंग मशीन था, या फिर पास्केलिन था, या अबेकस था? सबको पता है, स्कूल में सबने यूज किया है। तो पहला गणना वाला यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो कौन सा था? अबेकस था। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं रिवॉल्वर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन ब्राउन के द्वारा, हेनरी डेरिंग के द्वारा, थियोडोर बर्गमैन के द्वारा या सैमुअल कोल्टो के द्वारा? तो आपको ये बताना है कि जो रिवॉल्वर थी उसका आविष्कार किसने किया था। आगे मैथ के क्वेश्चन भी आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो मैथ के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। अभी जीके चल रही है, जीए की जीएस चल रही है, आगे साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चन भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो रिवॉल्वर का आविष्कार यहाँ पर पूछ रहा है किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का यहाँ पर आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि हर्ट्ज डैश की इकाई है। हर्ट्ज की किसकी इकाई है? हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सीधा ध्यान रखेंगे, आंसर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि हर्ट्ज किसकी इकाई होती है। हर्ट्ज आपका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? वायु गतिकी क्या है? तो वायु गतिकी क्या है, इसको मैं सीधा आपका आंसर बताता हूँ। तो वायु गतिकी क्या है? वायु गति क्या है? यह वायु या गैस का प्रवाह में गति का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी कि वायु गतिकी क्या है। वायु गतिकी क्या है? एक वायु या गैस में प्रवाह की गति का विज्ञान, अध्ययन है या विज्ञान है, इसे कहते हैं वायु गतिकी, ठीक है ना? यानी कि एरोडोनमिक्स जिसे आप बोलते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक बोला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई? इसे आप बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि का जनक बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो जॉन मैकार्थी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है? जनक बोले जाते हैं, फादर बोले जाते हैं। कौन? जॉन मैकार्थी। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि कोनोग्राफ डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोरोग्राफ जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नसों का अध्ययन करने के लिए, रक्तचाप का अध्ययन करने के लिए, सूर्य की कोरोना का अवलोकन या फोटो खींचना, या धमनियों का अध्ययन? तो कोरोनोग्राफ किस लिए बोला जाता है? इसका ये किया यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कोरोना का अवलोकन या फिर फोटो खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोरोनोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना? प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी आर्मी, अग्निवीर और सीआरपीएफ के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले पोर्शन की ओर। 30 क्वेश्चन आपके जीके के हो चुके हैं, जो कि अगर में आर्मी अग्निवीर में पूछे जाते हैं, तो सीआरपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन यानी कि मैथ की तरफ, जो कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैथ को कैसे करना है सिंपल तरीके से, वो सब कुछ इसमें जानेंगे, ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं।
ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपने जरूर देखना और सभी क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करना है और कमेंट जरूर करना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। तो कह रहा है कि 400 आम खरीद के, यानी कि जितने रुपए में 400 आम खरीदे जाते हैं उतने ही रुपए में कितने 320 आम बेच देता है। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत। आज ही इस तरह का क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया था, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो 400 आमों का कितना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। तो 400 आमों का क्रय मूल्य बराबर है 320 आमों के विक्रय मूल्य की, यानी कि एसपी जिसे आप बोलते हो। तो यहाँ से क्रय मूल्य अपॉन में विक्रय मूल्य दोनों आ जाएंगे नीचे, यानी कि सीपी अपॉन में एसटी एसपी, और 320 बटे में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कटिंग कर देते हैं, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 एक में 4 जीरो और कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यानी कि क्रय मूल्य कितना है, अगर मैं क्रय मूल्य यहाँ से देखूं, अगर जिसको मैं लाल पेन से आपको शो कर रहा हूँ, तो क्रय मूल्य अगर मैं देखूं तो 4 है और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यानी कि 4 की चीज 5 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 1 का। लाभ प्रतिशत कमाना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1 का लाभ है कितने पे, क्रय मूल्य पे होता है 4 पे, तो 1 4 का कितना प्रतिशत है। तो कटिंग कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, 25% आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया तो एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए, थम्स अप जो है वो कमेंट कर दीजिए अगर समझ आया तो, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि आगे कहता है कि मान ज्ञात कीजिए 500 प्लस 600 का 30%। 500 प्लस 600 का 30% आपको ज्ञात करना है। सॉरी, 1500 प्लस 600 का, तो 1500 प्लस 600 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 1500 प्लस 600 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 30%, इसका आपको निकालना है। तो 15 प्लस 600 कितना होता है, 2100 होता है। 2100 का कितना निकालना है, 30% निकालना है। तो डबल जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 630। तो 500 1500 प्लस 600 का 30% कितना होता है, 630 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है। एक त्रिभुज है आपके पास जिसका परिमाप है 600 मीटर। उसकी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे लंबी भुजा आपको यहाँ पर बतानी है। और आपको पता है कि एक त्रिभुज की जो भुजाओं का जो परिमाप होता है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजाओं का आपको यहाँ पर रेशो दे रखी है, कितनी, 12:13:15 आपको दे रखी है। इनका अगर मैं रेशो हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, 12x 13x और 15x। अगर मैं इन तीनों भुजाओं को जोड़ दूं तो जोड़ कितना बनेगा, 12 और 12 28, 28 और आपका 12 कितना होता है, 28 और 12 हो जाएगा 40। तो इनका जोड़ कितना बनेगा, 40x बनेगा। और 40x के जो वैल्यू दे रखी है, जोड़ की वैल्यू किसकी दे रखी है, परिमाप की वैल्यू 600 के बराबर दे रखी है। तो 40x की वैल्यू आ जाएगी 600, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600 बटे में कितना, 40 बोलते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 60/4 कितना होता है, 15 होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा, यानी कि 15x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 15 इंटू में 15 अगर मैं कर दूंगा, एक्स की वैल्यू 15 आई है तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 225, यानी कि सबसे लंबी भुजा कौन सी है, वो 225 है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए अगर समझ आ रहा है तो, क्योंकि मेरे को भी पता लग जाएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर समझ आ रहा था, थम्स अप जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ जो होता है, धारा के अनुकूल जो स्पीड होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसके, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो स्पीड होती है वो प्लस होती है, यानी कि x+y। धारा के अनुकूल जो स्पीड होती है, हम स्पीड की बात करिए, गति की बात कर रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। कटिंग कर देंगे तो 4.5 किलोमीटर पर आवर धारा के अनुकूल स्पीड है। फिर कहता है कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल जो स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। यानी कि धारा के प्रतिकूल, जिसे आप प्रतिकूल बोलते हैं, तो वो उसमें स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, यानी कि एक्स माइनस में वाई। तो कितना कहता है कि समान दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करेगा, 9, लेकिन कितने घंटे में तय करेगा, 6 घंटे में। तो बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि 3/2। और 3/2 कितना होता है, 1.5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये आ गई हमारे पास धारा के साथ की स्पीड, और दूसरी आ गई धारा के विपरीत स्पीड, ठीक है ना। धारा के साथ को अगर मैं बात करूं, धारा के साथ को बोला जाता है क्या, धारा के साथ जो स्पीड होती है उसे डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, और धारा के विपरीत जो होती है उसे अप स्ट्रीम बोला जाता है।
तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, नाव की गति निकालनी है। और नाव की गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नाव की गति निकालनी है तो नाव की गति निकालने का फॉर्मूला होता है धारा के साथ की स्पीड जमा धारा के विपरीत स्पीड बटे में कितना 2। तो धारा के साथ कितनी स्पीड है, धारा के साथ स्पीड है 4.5 और धारा के विपरीत कितनी है 1.5। बटे में क्या कर देंगे 2, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 6/2 कितना होता है 3। तो नाव की गति आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पानी की गति निकालनी है, ठीक है ना, हमें किसकी गति निकालनी है, पानी की, यानी कि धारा की गति निकालनी है। और पानी की गति निकालने का फॉर्मूला होता है धारा के साथ की स्पीड माइनस धारा की विपरीत स्पीड बटे में 2। तो धारा के साथ स्पीड कितनी है 4.5 और धारा के विपरीत कितनी है 1.5 बटे में 2। तो 4.5 में से 1.5 गए 3 होता है, 3/2 कितना होता है 1.5 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो नाव की गति है 3 अभी हमने निकाला और धारा की गति है 1.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो धारा के अनुकूल जो स्पीड होती है वो जमा होती है, यानी कि 9/2 करा तो धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जो स्पीड आ गई वो आ गई कितनी 4.5 और धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम इसमें स्पीड क्या होती है माइनस होती है। तो 3/9/6 करा 6 घंटे में ट्राई करता है उतनी ही दूरी 6 घंटे में ट्रैवल करता है। तो 9/6 करा तो 1.5 हो गया। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि नाव की गति निकालने का फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखेंगे आप। और पानी की गति निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो इन दोनों में हमने वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास ये अराइज वर्ड दे रखा है, ARISE। ये अराइज वर्ड दे रखा है, कह रहा है कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीके से आप इसको लगा सकते हो। जैसे ए यहाँ पर लगा हुआ है, फिर बाद में आर आगे लगा दिया, ए पीछे लगा दिया, ISE। फिर क्या करा हमने, आर यहीं रखा, ए यहीं रखा, एस यहाँ लगा दिया, आई यहाँ लगा दिया, ई। तो ऐसे कितने तरीकों से आप इसको लगा सकते हो, आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने तरीकों से इसमें लगा सकते हो। बहुत आसान तरीका है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा। तो अगर आपसे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको वर्ड दे दिया गया है और आपसे ये पूछ ले कि आप उसे कितने तरीकों से लगा सकते हो, तो इसमें आप वर्ड गिन लो कितने हैं। अगर मैं अराइज वर्ड लिखता हूँ, ARISE वर्ड लिखता हूँ, तो इसके अंदर कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ड है, इसके पीछे क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है पीछे गिनती शुरू कर दो, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 में 5 कितना 120। तो आप इस अराइज वर्ड को 120 तरीके से लगा सकते हैं। सीधा शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अराइज वर्ड लिखना है और 5 फैक्टोरियल की इसके अंदर वो लेटर गिन लो कितने हैं, 5 है, और 5 से पीछे गिनती करके मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बात करता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल और इरेशनल नंबर। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। कभी परिमेय संख्या आएगी, कभी अपरिमेय संख्या आएगी। आगे बात करते हैं, ये आपको श्रृंखला दे रखी है, आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर कौन सा होने वाला है। तो इसमें आपको सीरीज ढूंढनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सीरीज देखूँ, इसको पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन में अच्छे से दिख जाए। 31 7 25 है, फिर 13 दे रखा है, फिर 19 दे रखा है, फिर 19 दे रखा है, फिर 13 दे रखा, अलग ना निकालना है। सिंपल सी सीरीज है, आसान से मेरे को दिख रहा है। जैसे 7 में अगर मैं 6 जोड़ूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 7 में अगर हम 6 जोड़े तो कितना आता है 13 आता है। 13 में 6 जोड़ूँ तो 19 आएगा। 19 में फिर 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी सीरीज थी, 6 6 आपको जोड़ना था अल्टरनेटिव नंबर में, ठीक है ना। 31 में से 6 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 में से यहाँ पर कितना माइनस करेंगे कि 19 आ जाए। 25 में से क्या माइनस करेंगे कि 19 आ जाए, कितना 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है ना। 19 में से फिर 6 माइनस करेंगे 13 आ जाए। तो 6 माइनस हो रहा है एक तरफ 6 प्लस हो रहा है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि एक बहुभुज की, ये 44 विकर्ण है। एक बहुभुज है जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं होती हैं, यानी कि पॉलीगन जिसे आप बोलती हो। तो उसकी साइड्स बतानी है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है बहुभुज के अंदर, वो होता है आपके पास क्या, बहुभुज निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास एन, n-3 बटे में कितना 2। ये अगर आप कर दोगे तो आपके पास बहुभुज का विकर्ण आ जाएगा। तो विकर्ण कितने दे रखे हैं, 44 दे रखे हैं। n की वैल्यू कितनी भुजाएं हैं वो मेरे को निकालनी है, मेरे को नहीं पता कितनी है, n-3 और बटे में कितना 2। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन अंदर मल्टी एन 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, एन एन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो एन स्क्वायर माइनस में कितना 3 है। अब हम यहाँ करते हैं, अब यहाँ पर बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे।
तो 88 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस में 3n। हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाने वाले हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे और n की वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर मैं n की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए पुट करता हूँ, कितनी, अगर मैं n की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए पुट करता हूँ 10, तो यहाँ अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो 10 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 माइनस में 30 कितना आएगा 70, 88 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, 11 उठाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 11 उठाता हूँ और n की जगह 11 रखता हूँ तो 11 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में से कितना गया 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 121 में से 33 घटाएंगे तो 88 बचेगा। तो 88 88 के बराबर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये आपको डायगोनल निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि यदि एक घटना नहीं घटती तो उसकी प्रतिक्रिया, उसकी प्रक्रिया कितनी रहती, प्रोबेबिलिटी कितनी होती। तो अगर घटना घटी ही नहीं है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, क्योंकि रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पे तो हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस भी लाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की और प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, योग बताना है। सीधा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ इसका। तो दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है कितना, a माइनस में b, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है कितना 28। आपको क्या पूछना है, उनका योग बताना है। योग मतलब a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, जोड़ बताना है। तो अगर आपको अंतर दे रखा है, जोड़ पूछ रहा है और संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा। सीधा शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। आपने क्या करना है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर दे रखा है, अंतर दिया हुआ है तो जोड़ पूछा जाएगा, अंतर दिया हुआ है तो जोड़ पूछा जाएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 1589 मिलीग्राम में मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो आपको पता है कि मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से भाग कर देना है और कुछ नहीं करना। मिलीग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1/, आपको पता होना चाहिए, 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1/1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1589 में 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.589 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन पता तो होता है लेकिन ध्यान नहीं आता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, वो 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है ना, वो 12वीं पारी में कितने रन बनाएगा, वो 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और उसकी औसत 2 से बढ़ जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत बतानी है कितनी है। तो 12 पारी खेलने से पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी, तो 12 पारी खेलने से पहले उसने 11 पारी भी खेली होंगी। तो हमने मान लिया कि 11 पारी का जो औसत है, यानी कि एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 11 इनिंग, 11 पारियों का औसत मैंने मान लिया कितना है, एक्स है। तो 11 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। फिर 12वीं पारी में वो 63 रन खेलेगा, ठीक है ना, या फिर हम इसका आपको सीधा शॉर्टकट बताते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, 12 पारियों में वो 63 रन बनाता है और उसकी औसत जो है वो 2 से बढ़ जाती है। औसत का मतलब क्या होता है कि हर पारी में 2-2 रन बढ़ गए, ठीक है ना, हर पारी में कितने रन बढ़ गए, 2-2 रन बढ़ गए। तो 12 पारी खेली है उसने, तो 12 पारियों के हिसाब से कितने रन बढ़ गए, 24 रन बढ़ जाने चाहिए। 12 पारियों के हिसाब से कितने रन बढ़ जाने चाहिए, 24 रन जो है वो बढ़ जाने चाहिए, ठीक है। 12 पारियों में 12वीं पारी में वो 63 रन बनाता है और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी औसत जो है 2 से बढ़ जाती है। तो उसने 12 पारियां खेली है और हर औसत में 2-2 रन बढ़ रहे हैं, तो टोटल रन कितने बढ़ जाने चाहिए, 24। तो आप क्या करोगे, 63 में से 24 को कर दो माइनस, 63 में से 24 को माइनस करेंगे तो 63 में से 24 गए, यहाँ कितना बचेगा 9, और 5 में से 2 गए, कितना बचेगा 3, तो 39 आ गया। और 39 में आप क्या करो, उसकी 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, 12वीं पारी के बाद उसकी औसत कितनी होगी। तो 12वीं पारी के बाद औसत 2 से बढ़ गई, तो इसमें 2 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको सीधा शॉर्टकट बता दिया है कैसे इसको करना है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पास आ जाए तो उसकी औसत कितने से बढ़ रही है, 2 से 12 पारियां वो खेल चुका है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 24 बढ़ जाएगा। तो आपने क्या करा, जितने रन उसने लास्ट में बनाए थे उसमें से 24 माइनस कर दिया, 39, और 2 से बढ़ गई थी औसत, 2 और ऐड कर दी, तो कितना आ गया 41, 41 इसका आंसर हो जाएगा। सीधा शॉर्टकट बताया है,
ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा पसंद आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बात करता है, कह रहा है कि 7 लड़कों की जो औसत है वो कितनी है, 20 वर्ष है। आपको यहाँ पर औसत का फॉर्मूला लगाना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। आपको बताया है कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर किसके बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो 7 लड़के हैं, 7 लड़कों की औसत 20 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से 6 लड़के हैं, इनकी औसत कितनी है, 19 से 1/2। 19 से 1/2 कितना होता है, 19 से 1/2 होता है कितना, 19 दूनी कितना होता है 38, 38 और एक कितना होता है 39। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एक कम में 2, 2 तिया 6, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 में 27 होता है, 3 तिया 9 और एक 10, 3 तिया 9 10 11, 117 हो जाएगा। तो 117 में से अगर मैं 140 में से 117 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो यानी कि जो 7वां लड़का था उसकी एज कितनी थी, 23 थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान से आपने निकाल लेना है, बस आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए। श्रृंखला में अगली संख्या आपको बतानी है कौन सी है। 5 के बाद 25 आया, 25 के बाद 125 आया, अगला बताना है। 5 क्या होता है 5 की पावर 1, 25 क्या होता है 5 की पावर 2, 125 क्या होता है 5 की पावर 3, यहाँ क्या आएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए काम प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो दो बंदे हैं आपके पास, ए और बी। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो 30 आएगा। यहाँ आपको पता है कि बीच में क्या आती है, क्षमता आ जाएगी। तो 30/10 करेंगे 3 और 30/15 करेंगे 2। कह रहा है कि दोनों ने बारी बारी काम किया, यानी कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। तो बी ए जो है वो 1 घंटे में एक काम कर लेगा, बी जो है 1 घंटा काम करेगा, ये 1 घंटे में 3 काम कर लेगा, ये 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे और 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, और दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 5। यानी कि ये पता लग गया कि 2 घंटे बीतेंगे, और 2 घंटे बीतेंगे तो कितना काम होगा, 5 काम होगा। 5 यूनिट जो है वो काम हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। कितना काम करना है आपने, 30 काम करना है। तो 5 को किससे गुणा करूँ कि 30 बन जाए, 6 से गुणा करूंगा, सीधी सी बात है, तभी तो यहाँ पर कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। 5 को 6 से गुणा करेगा तभी तो 30 काम आएगा। और अगर एक तरफ 6 से करे तो दूसरी तरफ भी मैं किससे गुणा कर दूंगा, 6 से, और 6 दूनी कितना होता है 12। यानी कितने घंटे काम लग जाएंगे, 30 काम होने में 12 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सीधा शॉर्टकट और आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है। तो दोस्तों ये था मैथ। नीचे रीजनिंग के 4 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है ना, ये हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। ठीक है ना, रिस्पॉन्स अगर यहाँ तक अच्छा रहा तो हम इसी तरह के और सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये आर्मी अग्निवीर और सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए मिक्स टेस्ट था। ठीक है ना, उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो रीजनिंग जो है वो अगली पार्ट में कराएंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स आपके पास अच्छा रहा, हमारे पास अच्छा आया, तो हम ज़रूर आपके लिए अगली वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जाने से पहले चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।